गुड मॉर्निंग टू ऑल, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हम लोगों ने गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दोहे। दोहे पढ़ रहे थे, जिसमें कबीर रहीम के बारे में हमने कबीर और रहीम के दोहों, उनके बारे में नहीं बल्कि उनके दोहों को पढ़ा था। आज हम लोग उसमें ही एक और है वृंद, उनके दोहों को पढ़ लेंगे। ठीक है, 3 दोहे और हैं और फिर इसको पढ़ने के बाद फिर से मैं एक बार रिवीजन कर दूंगी कबीर रहीम का, और तब हम लोग प्रश्नोत्तर कर लेंगे। ठीक है, ओके। सबके पास बुक है? यस मैम। चलिए। यस मैम। भैया हाँ, इस पहला दोहा क्या है वृंद का? ये प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट कीजिए। तो एब्सेंट रहो। म्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। म्यूट कीजिए अपने आप को सारे बच्चे। बैकग्राउंड से आवाज़ आती है ना। चलिए, वृंद का पहला दोहा क्या है? नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरसत युद्ध में रस श्रृंगार ना सुहाग। ठीक है, अब देखिए एक बच्चा इसमें मैसेज कर रहा है, मैम विच बुक? विच बुक? क्या आपको नहीं पता है कि दोहे पढ़ रहे हैं हम लोग? और किस में है? ज्ञान सागर में है, पता है ना? ऐसा क्वेश्चन आप लोग करते हैं। ज्ञान सागर की किताब निकालेंगे। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, हम लोग ज्ञान सागर कर रहे हैं, जिसमें पाठ 12 जो कि हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर है हमारा सिलेबस का, और इससे भी प्रश्न आते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कबीर और रहीम के दोहों को पढ़ लिया था। आज हम लोग वृंद के दोहों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कभी यहाँ? नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरसत युद्ध में रस श्रृंगार ना सुहाग। तो पहले जो कुछ कठिन शब्द है इसके शब्दार्थ वो आप लिख लीजिए। तो नीकी यानी अच्छी, लिखिए। नीकी को अंडरलाइन कीजिए और लिखिए अच्छी। फीकी यानी बेकार, फीकी बेकार। फीकी बेकार। नीकी यानी अच्छी, फीकी यानी बेकार या स्वादहीन। वक्त यानी समय, कहते हैं ना वक्त, हम लोग हिंदी में कहते हैं वक्त। वक्त हिंदी में वैसे उर्दू लफ्ज़ है वक्त, और बखत जैसे ग्रामीण भाषा में ऐसे कहते हैं बखत। बखत यानी समय, आप लिखेंगे वक्त यानी समय। सुहात यानी अच्छा लगता है, सुहात यानी अच्छा लगता है। स्वर्णिमा लिखिए। पहुंची सामर्थ्य। अच्छा, अब ये पहुंची दूसरे में, इतना ही लिखिए पहले। नीकी यानी अच्छी, फीकी बेकार, बखत यानी समय, सुहात यानी अच्छा लगता है ना? हम वहाँ पे मैम थर्ड वाला वर्ड आप क्या बोले? बखत समय, वक्त जिसको बोलते हैं वक्त, हिंदी में उर्दू लफ्ज़ है वक्त। हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहाग। तो यहाँ वही बसत है। क्या हुआ? मैम बसत है ना? हाँ, तो वसत वो, हाँ वो बखत ही है, समय। यहाँ मीनिंग जब मैं समझाऊंगी ना तो आप ध्यान देंगे इसमें। इसका मतलब होता है समय। देखिए, यह दोहा जो है
आपको तो पता ही है कि ये वृंद का दोहा है, और इस दोहे में कवि ने समय अनुकूल बात कहने की बात की, यानी कि समय की जैसा समय हो उस ढंग की बात करनी चाहिए। वृंद कहते हैं कि अवसर के अनुसार ही हर बात शोभा देती है, अन्यथा अच्छी बात भी बेकार लगने लगती है। युद्ध के समय यदि कोई श्रृंगार रस की कविताएं सुनाता है तो वे अच्छी नहीं लगती, ऐसे में वीर रस की कविता ही अच्छी लगती है। कहने का मतलब ये कि आपको मान लीजिए कि आपको मार्केट जाना है, ठीक है, बाज़ार आप जा रहे हैं, और बाज़ार जाने के क्रम में आप बहुत अच्छे से, जैसे शादी में लोग तैयार होकर जाते हैं, वेल मेंटेन होकर, पूरी ज्वेलरी पहनकर, पूरे अच्छे कपड़े पहनकर, तो अगर उस ढंग से आप जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना। हम लोग मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं तो कैजुअल वे में जाते हैं, एक कोई भी ड्रेस मतलब जो साफ़ सुथरी हो, थोड़ी क्रिच हो, ऐसा कि वो देखने में गंदी ना लगे, अच्छी हो, साफ़ सुथरी हो और अपनी सफाई की पहचान हो, ऐसे कपड़े हम लोग पहनते हैं। और शॉपिंग करने गए, अपना सामान लिया और घर चले आए। और लेकिन वहीं अगर हमें शादी में जाना हो और हल्का फुल्का कोई ड्रेस हमने पहन लिया हो, बिना क्रिच के, बिना आयरन किया हुआ, एकदम लाइट कलर में पहन लिया हो, तो क्या वो अच्छा लगेगा? वहाँ पर नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं इसलिए एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको इस दोहे का मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए कि कवि कहते हैं कि अवसर के अनुसार हर बात शोभा देती है, जो समय हो उसके अनुकूल आप काम कीजिए, है ना। अब घर में मान लीजिए खुशी का माहौल है, सारे लोग खुश हैं, हर जगह खुशहाली छाई हुई है, उसी में कोई उदासी भरे गाने गा दे या कोई रोता हुआ कोई गाना टीवी पर लगा दे, तो क्या आपको सुनने में अच्छा लगेगा? नहीं। और वैसे ही अगर घर में दुख का माहौल हो, कुछ ऐसा हो गया हो या कोई बीमार हो, अभी तो कोरोना चल रहा था तो बहुत सारे घरों में ऐसा था, तो उस वक्त अगर आप हो हंगामा करेंगे तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, पार्टी फंक्शन करेंगे किसी को पसंद नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये कि जैसा समय हो वैसा हमें काम करना चाहिए, उसके अनुकूल काम करना चाहिए, कि अवसर के अनुसार ही हर बात शोभा देती है, अन्यथा अच्छी बात भी बेकार लगने लगती है। युद्ध के समय, अगर युद्ध का समय चल रहा है और उस समय कोई वीर रस, श्रृंगार रस की कविता सुना दे, अभी आपको ये श्रृंगार रस और वीर रस समझ में नहीं आएगा, ये जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे, 9th-10th में अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तब आपको ये सब रस यानी आनंद होता है, तो आपको इसके कितने रूप हैं, रस के कितने प्रकार हैं, ये सब पढ़ने हैं। और वीर रस, आनंद, श्रृंगार रस, रौद्र रस, ये सब रस हैं, आनंद है, ये उसके प्रकार हैं, तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी। यानी कहने का मतलब ये कि बहुत सारे कवि ऐसे थे, जैसे बिहारी लाल के दोहे जब आप पढ़ेंगे तो वो श्रृंगार रस से भरे होते थे, लेकिन वही सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता आप अगर पढ़ने लगते हैं तो झांसी की रानी, ये सब कविता उन्होंने लिखी है, तो वो वीर रस से संबंधित है, यानी कि बड़े बड़े योद्धाओं ने जो जो काम किया, आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर जोश पैदा हो जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि यदि युद्ध के समय कोई श्रृंगार रस की बात कविताएं सुनाने लगता है तो वो अच्छी नहीं लगती। ऐसे में अगर वीर रस की कोई कविता सुनाए, यानी युद्ध हो रहा है और उस वक्त कोई वीरता से संबंधित बातें कह दे, तो आपके अंदर जोश आ जाएगा और हो सकता है कि आप हारती हुई चीज़ को जीत जाए। तो कभी यही कहते हैं कि समय के अनुसार हमें काम करना चाहिए, समय के अनुसार हमें बात करनी चाहिए, वातावरण देखकर काम करना चाहिए, ताकि हम किसी के सामने बेवकूफ़ न बन सके। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। ओके, दूसरा दोहा देखिए। अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर। अब इसका अर्थ लिखिए। पहुँची यानी सामर्थ्य, पहुँची यानी सामर्थ्य, लिख लीजिए। स्वर्णिमा, मीनिंग लिखिए। मैम पहुँची मतलब फिर से बता। सामर्थ्य या पहुँच, यानी जितनी आपकी पहुँच हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप काम कीजिए। कर्तव्य यानी कर्तव्य, तेते यानी उतना,
तेते उतना, सर आपने कौन सा मैम उतना बताया मैम? तेते तेते है ना कि अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए। तेते यानी उतना और पसारिए यानी फैलाना या फैलाइए, फैलाना या फैलाइए। क्या? लंबी यानी लंबी, लंबी यानी लंबी, लंबी लंबी। कारज यानी कार्य, कारज कार्य। मैम कारस तो दूसरे हुए हुए हैं। अच्छा ठीक, फिर से सुन लीजिए। मैम पहुंची शॉर्ट मतलब क्या होता है? लंबी सौर, सौर यानी चादर। पहुंची सामर्थ्य, शैली अपने मैसेज की आप पहुंची यानी सामर्थ्य या पहुंच। कर्तव्य कर्तव्य, तेते जितना। मैम जेती का मतलब बता। जेते यानी जितनी, तेते यानी उतना। सौर यानी चादर। मैम दौर मतलब? दौर मतलब बता रही हूँ। दौर। कहाँ दिया हुआ है? कर्तव्य करिए दौर यानी उतना ही कर्तव्य दिखाइए, दौर यानी दिखाना। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग दोहे का मतलब समझ ले थोड़ा। क्या कह रहे कवि? अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारी जेती लंबी सौर। अर्थात कवि कहते हैं, कवि वृंद कहते हैं कि मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार यानी जितनी उसकी पहुँच है उतनी ही लंबी, उतना ही बड़ा या उतना ही लंबा पैर फैलाना चाहिए जितनी लंबी उसकी चादर हो। यानी अंजलि के माइक से। मैम अंजलि किस बैकग्राउंड से साउंड आ रही है? चलिए सबको मैं म्यूट कर देती हूँ। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी पहुँच के अनुसार ही काम करना चाहिए, जितनी उसकी पहुँच है। अब आपसे जो काम नहीं हो रहा है वो भी अगर आप अपना वो काम ले ले तो क्या आप संभव है कि आप वो काम कर लेंगे? तो आपकी जितनी पहुँच है आप उतना ही काम लीजिए, अन्यथा आप कष्ट में पड़ सकते हैं, विपदा आपके ऊपर आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल कवि ने क्या दिया है कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। हमें उतना ही लंबा पाँव करना चाहिए जितनी लंबी हमें हमारी चादर हो। अर्थात उसके अगर पैर, मान लीजिए सर्दी का दिन है और हम लोगों ने रजाई हमारी छोटी है या कंबल हमारा छोटा है और हम लोग पाँव फैला कर सो गए और पाँव हमारा बाहर रात भर खुला रह गया तो हमें सर्दी जुकाम तो हो जाएगी ना। रात में अगर सर्दी के दिन में अगर ऐसा करते हैं तो ठंड तो लगेगी हमें। तो ठंड लग रही है यानी कि शरीर को नुकसान हो रहा है। तो कभी यहाँ यही कह रहे हैं कि अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने पहुँच के अनुसार ही हमें काम करना चाहिए, अन्यथा हम संकट में पड़ सकते हैं और हमें ही उस संकट को झेलना होगा। मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही काम करना चाहिए, उससे अपना पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितनी लंबी उसकी चादर हो, अन्यथा उसके पैर को सर्दी और गर्मी जैसे कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है।
चलिए आगे देखिए। ओ फिर से समझा दें, ठीक है। अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर। कवि वृंद कहते हैं कि आपकी जितनी पहुँच हो आप उतना ही उसके अनुसार ही अपना काम कीजिए। अर्थात जिस काम को आपके अंदर जितनी शक्ति हो, आप जिस काम को कर सकते हैं उसी काम को कीजिए। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं अभी, और आपने मैथ्स अगर आप बनाते हो तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने 10th का या 11th का कोई सम सॉल्व कर दिया हो। तो अब अगर आप इस गलतफहमी में आ जाए कि मैं 11th का सम सॉल्व कर देता हूँ या कर देती हूँ और तुरंत में बन जाता है, तो चलो मैं अब 11th ही सीधे 11th का ही एग्ज़ाम दूंगा। तो क्या ये संभव है कि आप सारे सब्जेक्ट 11th के सारे सब्जेक्ट में या 10th ही कह रहे हैं 10th के सारे सब्जेक्ट में आपको 95 एबव आ जाए या 98 एबव आ जाए? कोई ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है फिर आप फेल कर जाएं, है ना। तो यहाँ कभी वही बात कह रहे हैं कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जो आप कर सकते हैं, जितना आपसे संभव है, आप उसी के अनुसार अपने काम को फैलाइए, अपने काम को कीजिए। अन्यथा जिस तरह छोटी चादर में आपके पाँव, आपके लंबे पाँव बाहर आ जाएंगे, चादर से बाहर आ जाएंगे सर्दी के दिनों में, और आप सर्दी जुकाम से परेशान हो जाएंगे और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक वैसे ही आप अपनी पहुंच से बाहर अगर काम करते हैं तो आप संकट में पड़ सकते हैं। ठीक है सैली, आ गई बात समझ में? ओके, अब लास्ट है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले केतक सींचो नीर। अब इसका भी पहले शब्दार्थ लिख लीजिए आप लोग। कारज यानी कार्य, कारज कार्य, कारज कार्य, काहे क्यों, काहे क्यों, क्यों, होतु मतलब क्या, होतु कहाँ होतु है? कारज धीरे होतु है, होतु यानी होना, होतु यानी होतु, होतु है, हाँ तो होना। कारज धीरे हो तो यानी काम धीरे धीरे हो रहा है। काहे हो तधीर, क्यों तुम बेचैन हो? आगे मैं इसमें समझाऊंगी, पहले आप लिख लीजिए इसको। कारज यानी कार्य, काहे क्यों, अधीर बेसब्र, तरवर वृक्ष, मैम अधीर मतलब बेचैनी भी हो सकता है। हाँ बेचैनी भी आप लिख सकते हैं। स्वर्णिमा आप क्यों नहीं लिख रही हैं? स्वर्णिमा, तरवर यानी वृक्ष, केतक कितना भी, नीर यानी पानी। मैम अधीर का क्या होगा? बेचैन या बेसब्री। सींचो, सींचो यानी सींचना, पेड़ की सिंचाई करते हैं ना हम, तो सींचो यानी सींचना। चलिए हो गया, हम लोग पढ़ें? यस मैम, ओके। यस मैम। कारज धीरे होतु है काहे हो तधीर, समय पाए तरवर फले केतक सींचो नीर। अब इसमें कवि क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, अच्छे कार्य धीरे धीरे ही होते हैं, इसलिए तुम
तू इतना अधीर मत बन और व्याकुल न हो। यानी हमें ज़्यादा बेचैन और बेसब्री नहीं दिखानी चाहिए। तो हमें धैर्य बना कर रखना चाहिए। जिस तरह पेड़ में फल उचित समय पर लाख आप कोई पौधा लगा दे, छोटा पौधा ही है, और आप अगर सोचे कि कल आपके पौधे में आप रात भर इसको पानी देंगे तो कल आपके पौधे में फल आ जाएंगे, तो क्या ये सही है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हाँ, तो कभी यही कह रहे हैं कि कारज धीरे हो तो है, काम जो है वो धीरे धीरे होता है। काहे हो तदीद, तुम इतने बेचैन क्यों हो? अच्छा काम जो है वो धीरे ही होता है, तुम्हें इतनी बेचैनी तुम्हारी अच्छी नहीं है। जिस प्रकार उचित समय आने पर ही पेड़ में फल आएंगे, चाहे उसमें लाख तुम नीर यानी पानी, लाख तुम उसमें सिंचाई कर दो और उसमें पानी डाल दो, लेकिन जब तक उसका समय नहीं आएगा उसमें फल नहीं आएंगे। ठीक वैसे ही जो कार्य तुम चाहते हो अच्छे कार्य को जल्दी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कारज धीरे होत है, काहे हो तदीर, समय पाए तदवर फरे के तक सी चुनी। तो हम जब अच्छा समय आएगा तभी वो पूरा होगा। लाख तुम कोशिश कर लो, रात भर अगर तुम पौधे में पानी डालोगे और ये सोचो कि सुबह होते ही उसमें फल आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक उसका समय नहीं होगा उसमें फल नहीं आएंगे। ठीक वैसे ही तुम्हारे काम में सफलता तुम्हें तभी मिलेगी जब उसका समय आएगा। तो अच्छे कार्य जो है वो हमेशा धीरे धीरे ही होते हैं, हमें हमेशा धैर्य बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से फिर से कबीर और रहीम के दोहों को देख लेते हैं और फिर हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आज नहीं भी हो पाएगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तब हम लोग अभ्यास सागर करेंगे, है ना। आप तो हमें रिवीजन ही करना है सिर्फ। ओके, और अभ्यास सागर आपका ग्रामर पोर्शन जो है उसमें भी आप अभ्यास सागर देखते रहिएगा। और मैं भी सिलेबस में देख लेती हूँ, जो निबंध लेखन या पत्र लेखन बचा होगा वो भी मैं करा दूंगी। हालांकि अभ्यास लेखन में जो है वही आता है और वो मैं करवा ही रही हूँ साथ में। तो अभी हम लोग थोड़ा सा फिर से इनका कविता देख रहे। राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया? क्या हुआ? राइटिंग सेक्शन जो है दो ही किताबें हमारे पास है, ज्ञान सागर और अभ्यास सागर। आपको जो अभ्यास पूछ रहा हूँ जिसमें पत्र सब होता है, मैं पत्र नहीं पढ़, वो तो सारा नहीं ना। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, आप सुनिए तो मेरी बात। अब पत्र लेखन हो या निबंध लेखन हो या अनुच्छेद लेखन हो, अलग से कुछ भी नहीं है जो आप अभ्यास सागर में कर रहे हैं ना। इसलिए मैं कहती हूँ कि अभ्यास सागर का एक भी प्रश्न मत छोड़िए। जो मैंने करवाया है, जो आप लोग कर रहे हैं उसी से प्रश्न आएंगे, है ना। पत्र लेखन उसमें टोटल दिया हुआ है, डायरी लेखन है, संवाद लेखन है, सूचना है, हर कुछ आपको लिखने के लिए उसमें बताया गया है। और अनुच्छेद लेखन अलग से भी कुछ अगर आएगा तो वो उसमें 2 टॉपिक दिया होगा, 2 या 3, जो कि अगर मैंने नहीं लिखवाया होगा तो वो मैं लिखवाऊंगी। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा जो आप जो राइटिंग सेक्शन आप कह रही हैं या कह रहे हैं वो अलग से कुछ नहीं है। जो है हमारी बुक में जो अभ्यास सागर में उसी से प्रश्न आएंगे। ठीक है, और वो मैं लिखवाती रहती हूँ। किसका ये प्रश्न था? ओके, चलिए तो फिर से एक बार देख लीजिए। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर लेत। कभी क्या कहते हैं कि न तो कौवा किसी का धन छीनता है और न कोयल किसी को धन देती है, लेकिन फिर भी अपने व्यवहार से कौवे की आवाज़ इतनी कर्कश होती है और वो जब किसी के छत पर जाकर काँव 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 करता है तो लोग उसे पत्थर से मारकर उसको वहाँ से भगाते हैं। लेकिन वही कोयल जब किसी के छत पर आकर और अपनी मीठी आवाज़ में जब वो बोलती है तो लोग उसे मार कर भगाते नहीं है, बल्कि अपने पास उसे बुला लेते हैं। यानी कभी यह कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा अपनी वाणी से कोयल अपनी वाणी से सबको अपने बस में कर लेती है, उसी तरह हमें भी अपने व्यवहार में हमें भी अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, है ना। ठीक है, क्लियर है?
Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. हाँ, दूसरा क्या है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कवि क्या कहते हैं कि साधु का स्वभाव बिल्कुल सूप जैसा होना चाहिए। जैसे सूप काम के योग्य अनाज को अपने पास बचाकर और जो खराब चीज़ें होती हैं, कचरे वाली चीज़ें होती हैं, सड़े गले जो अनाज होते हैं उसको वो बाहर फेंक देता है, ठीक उसी तरह साधु यानी कि अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। कंकड़ पत्थर को बाहर फेंक देता है। क्या कंकड़ पत्थर? हाँ, मतलब जब हम लोग उसमें सूप में कुछ फटकते हैं तो क्या होता है, जो खराब चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं सूप अपने पास रख लेता है। यानी साधु को, तो साधु का मतलब यहाँ सज्जन व्यक्ति से आप लीजिए, साधु की तुलना यहाँ सज्जन व्यक्ति से की गई है। तो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, बिल्कुल सज्जन व्यक्ति को वैसा ही होना चाहिए कि अच्छी चीज़ों को वो ग्रहण करे और दूसरों को ज्ञान की बातें दे, और बेकार चीज़ें को वो तिरस्कार करे, ताकि दूसरे को भी वो खराब बातें न सिखाए। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब हम लोग रहीम के दोहे को देख लेते हैं। 3 है रहीम का। चाह गई चिंता, ये तो पिछले क्लास में भी हमने बताया था। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। अर्थात जिसके पास कोई चाह नहीं है, जिसके पास कोई इच्छा ही नहीं है, अगर इच्छा नहीं है तो चिंता नहीं है, चिंता नहीं है तो वो बिल्कुल चिंता मुक्त है। और जब वो चिंता जब उसके पास चिंता नहीं रहेगी तो वो बिल्कुल बेफिक्र रहेगा। और वैसे लोगों को यहाँ कवि ने क्या कहा है, वो सहनसाओं के सहनसा कहलाते हैं। यानी ना ही कोई चिंता, ना ही कोई इच्छा है, और जब इच्छा नहीं है तो चिंता नहीं होगी, और चिंता नहीं होगी तो वो बेफिक्र होगा, और ऐसे लोग सहनसाओं के सहनसा कहलाते हैं। लेकिन हमें, आप बच्चों को इस पर ज़्यादा आधारित नहीं होना है। आप बस आप अपने अंदर चाह रखिए, इच्छा रखिए, ताकि आप किसी भी प्रतियोगिता में आप सफल हो सकें, है ना। ये जब दोहा लिखा गया उस वक्त बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ऐसा कुछ ये नहीं था कि जो राजा महाराजा होते थे या जो सन्यासी, गुरुकुल की व्यवस्था थी और वही लोग गुरुकुल में जाकर पढ़ते लिखते थे। लेकिन अभी जो समय है इस वक्त तो हमें इच्छा भी रखनी है, चाह भी रखनी है, और जब चाह रखेंगे तभी चिंता करेंगे, और जब चिंता करेंगे तो हम अच्छे से पढ़ लिख कर और अच्छा रिजल्ट करके आगे बढ़ेंगे, है ना। दूसरा देखें, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिदाई जोग। अर्थात मनुष्य ये रहीम क्या कहते हैं कि संसार में वही लोग महान हैं जो दूसरों की भलाई करते हैं। अर्थात यहाँ कभी कृष्ण और सुदामा की बात की गई है। कृष्ण और सुदामा की स्थिति में ज़मीन और आसमान का अंतर था, है ना। कृष्ण कहाँ द्वारका के राजा थे वो, और सुदामा उनके मित्र थे, लेकिन वो काफ़ी गरीब थे, इतनी गरीब थी कि वो एक वक्त अगर खाते थे तो दूसरे वक्त के लिए उनको सोचना पड़ता था कि दूसरे वक्त बच्चों को कैसे खिलाएंगे, ये उनकी स्थिति थी। लेकिन जब वो कृष्ण से मिलने उनके ये महल में आते हैं, द्वारिका में आते हैं, तो कृष्ण पूरी प्रजा के सामने खाली पैर जब वो सुनते हैं कि उनके मित्र उनसे मिलने आए हैं, तो वो सिंहासन से उठकर और दौड़कर उनके पास पूरी प्रजा के सामने उनसे मिलने जाते हैं। तो यहाँ कृष्ण की महानता की बात की गई है कि इतने बड़े राजा होकर भी उन्होंने अपने गरीब मित्र को गले लगाया। तो यहाँ कृष्ण से बड़ा महान कोई नहीं है। कृष्ण तो भगवान थे, लेकिन उस वक्त तो सुदामा को भी नहीं पता था कि वो भगवान है, ना ही कोई प्रजा जानती थी कि वो भगवान है। हाँ, वो अच्छा काम करते थे, वो मनुष्य रूप में थे और अच्छा काम करने के लिए यहाँ आए थे। तो सब तो उनको एक मनुष्य ही जान रहा था कि वो मनुष्य रूप में है, मनुष्य हैं। तो उस वक्त उनकी महानता कही गई कि इतने बड़े राजा होकर उन्होंने गरीब मित्र सुदामा को गले लगाया, है ना। तो जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग। तो जो गरीब पर हित करते हैं, जो गरीब की भलाई करते हैं, वही बड़े लोग कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, एक और है, रहीम ओछे नरन सौ, बैर भली न प्रीति, काटे चाटे स्वान की दो भांति विपरीत।
रहीम कवि क्या कहते हैं कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनसे मित्रता करना बेकार है, सॉरी, उनसे ना मित्रता कीजिए ना शत्रुता कीजिए, क्योंकि वो दुष्ट है, आपको पता है कि वो बुरे हैं। तो आप मित्र भी रहिएगा तो भी वो अपने नेचर से लाचार है, उनका जो व्यवहार है उससे वो लाचार है, वो अपनी दुष्टता वो दिखाएंगे ही। और अगर आप उनसे दुश्मनी कर लेते हैं तब तो पूरी तरह से वो अपनी मतलब सामने दिखाकर आपसे वो बदमाशी करेंगे। ऐसे तो पीठ पीछे आपकी पीठ में छुरा घोपेंगे, लेकिन अगर आप उनसे दुश्मनी करेंगे तो वो सामने से करेंगे। अर्थात कि जो बुरे लोग हैं उनसे मित्रता और शत्रुता दोनों बुरी है। जिस तरह अब यहाँ पर उसकी तुलना, बुरे लोग की तुलना यहाँ पर किससे की गई है? स्वान यानी कुत्ता, कुत्ते से, कि जिस तरह कुत्ता का प्रेम से चाटना भी अपवित्र माना जाता है। अगर कुत्ता आप अपने कुत्ते, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप कुत्ते अगर आप लोगों ने रखे हैं तो क्यों रखे हैं, मैं उसका ये नहीं कहती हूँ, लेकिन अगर जितनी बीमारियाँ फैलती हैं कुत्ते से भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो अगर कुत्ता आपको चाट लेता है बैठ के, आप उसको खिला रहे हैं, आपके हाथों को चाट रहा है, तो भी आप पवित्र होंगे। आपको अगर उसी वक्त मंदिर जाना हो या पूजा पाठ करनी हो तो आप नहाकर, यानी कि आप अपवित्र हैं तो आपको नहा कर पवित्र बनना पड़ेगा। और अगर वो आपको काट लेता है, प्रेम से उसने चाटा, तो भी आप अपवित्र हो गए, आपको पवित्र होने के लिए स्नान करना पड़ेगा। और अगर वो आपको काट लेता है तब तो बहुत दुख की बात है कि आपको उसके लिए इंजेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि आपकी मौत भी हो जाए या आप पागल हो जाए। वैसे भी लोग कुत्ते से डरते हैं, अगर पागल कुत्ता कोई काट ले तो इंजेक्शन तो लेना ही पड़ता है। लेकिन अधिकतर लोग, अभी तक तो मैंने यही देखा है कि पागल कुत्ता अगर काट लेता है तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता, कुछ दिनों तक वो रहेगा, उसका इलाज भी होता है और उसी की तरह वो व्यवहार भी करने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वो पागल भी हो जाता है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो कुत्ता का प्रेम से चाटना और उसका काटना दोनों ही खतरनाक होते हैं। ठीक वैसे ही दुष्ट व्यक्ति की मित्रता और शत्रुता दोनों ही खतरनाक है। क्लियर है? अब आप इन दोहों को याद कर लेंगे। मैं अभी बता देती हूँ, याद करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये दोहे आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको एग्जाम्पल देकर उसको बताना होगा, है ना। तो हम लोग प्रश्न उत्तर कर लें। पहला प्रश्न क्या है? संसार को अपना किस प्रकार बनाया जा सकता है? मैम मैं आंसर बताऊं? मैम कैन आई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? करनी चाहिए। मैम संसार को अपना बनाने के लिए हमें मीठे वचन का प्रयोग करना चाहिए। संसार को अपना बनाने के लिए अपने व्यवहार, मैम जैसे कोयल अपने मीठे वचन से सबको अपना बना लेता, वैसे ही हम भी संसार को मीठे वचन बोल के बना सकते हैं। सही। मैम हाँ बोलिए। हम कौन? बहुत है इसमें। संसार को अपना बनाने के लिए हमें सबका साथ मीठे वचनों की बात करनी चाहिए। अच्छा, ओके। संसार को अपना बनाने के लिए हमें हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है? अच्छे व्यवहार भी करने चाहिए ना। क्या? मैम अच्छा व्यवहार